कर्नल ये थोड़ी सा बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दो तीन अहम पॉइंट पर मुझे बात करनी थी। सबसे अहम पॉइंट तो ये है कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना क्या मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार है। उसमें हम स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वॉरफेयर है उसके लिए हम कितने तैयार हैं और कितना काम करने की जरूरत है, क्योंकि आधुनिकीकरण के दौर से, मॉडर्नाइजेशन के दौर से इंडियन आर्मी गुजर रही है। आप कहां पर इस वक्त स्टैंड तीनों फोर्सेस को देखते हैं सर? राजेश जी, हजारों साल पहले चाणक्य, जो कि एक स्ट्रैटेजिक स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि खजाने की ताकत से सेना की ताकत बनती है, यानी कि पैसा ही एक सेना को और ताकतवर और मजबूत कर सकता है। जो बात इन्होंने हजारों साल पहले कही थी, वो आज के जमाने में भी उतनी ही सही और सटीक है जितनी पहले थी। भारत की जो सेना है, जब मैं सेना कहता हूं तो इसमें थल सेना, वायु सेना, नौसेना तीनों शामिल होते हैं। भारत की जो सेना या मिलिट्री है, ये दुनिया के बाकी देशों की तरह एयरलैंड बैटल डॉक्ट्रिन 1982 को फॉलो करती हैं। और इस डॉक्ट्रिन के तहत ये बताया जाता है कि युद्ध में थल सेना सबसे आगे होगी और उसकी मदद के लिए वायु सेना और नौसेना कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुनिया में एक ही देश है जो इस डॉक्ट्रिन को अब नहीं मानता है। वो डॉक्ट्रिन को जो मानता है वो है फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन 2001। इसके तहत यह सिखाया जाता है कि जो आने वाले समय में युद्ध होंगे वो सारी 6 डोमेन में लड़े जाएंगे: साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, थल, वायु और समुद्र। और ये जो एकमात्र देश है दुनिया में जो इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है वो है चीन। 2014 में चीन की सेना पीएलए ने अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऐलान किया था कि वो दुनिया के किसी कोने में किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि थल, वायु, समुद्र, साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ऐसा दावा जो उन्होंने 2014 में किया, आज हम 2024 में हैं, आज तक बाकी दुनिया के किसी देश ने नहीं किया, अमेरिका तक ने नहीं किया है। चीन हमसे 3 दशक आगे है सैनिक तैयारी में। और जैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल देते हुए भी। और अगर पाकिस्तानी सेना का भी चीन के पलड़े में ताकत जोड़ दी जाए तो ये पलड़ा चीन पाकिस्तान की तरफ बहुत भारी हो जाता है बनस्पत भारत। पिछले साल 7 अगस्त 2023 को जनरल एमएम नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 3 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत पैदा करेगी। यानी कि जो आने वाले समय में जो चीन युद्ध करेगा वो फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन 2001 के तहत करेगा, जबकि हमारी तैयारी जो है वो एयरलैंड बैटल कंसेप्ट डॉक्ट्रिन 1982 की है। अब मैं 2-3 मिनट आपसे लेना चाहूंगा कुछ इस संदर्भ में चीजों को और क्लियर करने के लिए। देखिए 1999 में चीन ने बीजिंग की लैब ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन और इंटरनेशनल मेसोस्कोपिक कनेक्ट ओम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था 1999 में। और ये दो प्रोजेक्ट थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए। और 8 जुलाई 2017 को चीन ने ऐलान किया न्यू जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान का, जिसके तहत चीन ने कहा कि 2030 तक हमें दुनिया का
नंबर 1 देश होना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जिस तरह से चीन तैयारी कर रहा है 2030 का लक्ष्य वो आराम से प्राप्त कर लेगा। भारतीय सेना ने अभी कुछ समय पहले ही इसी साल अपने जॉइंट स्पेस वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का ऐलान किया है, जहां पे चीन की सेना ने 2014 में महारत बता दी है कि वो सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है। हमारी डॉक्ट्रिन अब 2024 में रिलीज हुई है। तो ये चीज साफ दिखाती है कि कितना बड़ा गैप है चीन के सैनिक तैयारी में और हमारे सैनिक तैयारी में। अब जो मैंने अपने टिप्पणी के शुरू में चाणक्य की वो टिप्पणी कही थी, 2019 में हमारा जो रक्षा बजट था वो 2.5% ऑफ जीडीपी था और इस साल 2024 का हमारा रक्षा बजट 1.9% ऑफ जीडीपी है। यानी कि वही चाणक्य वाली बात दोबारा दोहराता हूं, अगर हमने अपनी सेना को और सशक्त और सार्थक बनाना है, हमारे पास सिर्फ 11 साल का समय है, क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में टाइमलाइंस हैं 2035 में पाकिस्तान चीन हम पे 2 फ्रंट वॉर करेगा। हमें अगले 11 साल अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा, अन्यथा हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। और मैं 1 मिनट और आपसे चाहूंगा, ये जो मैं बार बार ये 6 डोमेन की बात कर रहा हूं, ये 6 डोमेन का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, तभी वो हमारी डिस्कशन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसके मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमस ने इजराइल में हमला बोला, सुबह 6:30 बजे से 6:50 तक 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम कर दिया गया। इजरायली सेना को पता ही चला कि इन 20 मिनट के अंदर 1000 से ज्यादा हमस का आदमी 15 मील तक उनके देश के अंदर घुस चुका है और कत्लेआम कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है। ये चीज हमस अकेले नहीं कर सकता था, ये चीज बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, ये चीज चीन ने की है। दूसरा एग्जाम्पल, पूरा देश जानता है, भारत जानता है 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, लेकिन बहुत कम जानते हैं अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, जिसके तहत पाकिस्तानी वायुसेना के 24 लड़ाकू विमान भारत के एयर स्पेस में जम्मू कश्मीर में घुस गए। उसी वक्त विंग कमांडर अभिनंदन, इंडियन एयरफोर्स के पायलट, उन्हें स्क्रैम्बल किया गया और वो अपने MiG-21 में उड़े इनको काउंटर करने के लिए। और उस वक्त पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे वायुसेना का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम कर दिया। इससे क्या हुआ, विंग कमांडर अभिनंदन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया, उनका प्लेन पाकिस्तान में क्रैश हुआ, वहां पे वो अरेस्ट हुए, कुछ दिन बाद वापस भारत भेज दिए गए। और उसी दिन हमारी अपनी मिसाइलों ने हमारे अपने वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसमें 6 हमारे वायु सैनिक मारे गए। ये भी काम पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता है, ये चीन ने मदद की है। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समाप्त करना चाहूं, आने वाले समय में जब चीन युद्ध करेगा, वो हमारे कम्युनिकेशंस, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, हमारे बैंकिंग सिस्टम सबको कोलैप्स करेगा और बाद में जाके थल सेना, वायुसेना, नौसेना उसकी हम पे वार करेंगी। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब तक हम अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ाएंगे, हम साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तैयारी नहीं करेंगे, आने वाला समय हमारे लिए वैसे ही मुश्किल होगा जैसे जनरल रावने ने कहा। और एक आखिरी मिनट, आज की तारीख में चीन के पास 245 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, भारत के पास 26 हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना अंतर है। 2-3 पॉइंट मेरे और हैं जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अब जो 2-3 वॉर हुए हैं, जिसमें हम अजरबैजान अर्मीनिया के वॉर को देख सकते हैं, रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, या इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, इसमें ड्रोन ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए भारत कितना तैयार है? मैं ये सवाल उस वक्त पूछ रहा हूं क्योंकि जिस वक्त एक बार फिर से चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, और फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि भारत और अमेरिका के बीच MQ-9 ड्रोन को लेकर डील होगी। और पिछले 2-3 साल से मैं लगातार इन चीजों को सुन रहा हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं MQ-9 की चर्चा होना शुरू हो जाती है, लेकिन MQ-9 आता नहीं है। हम
खुद को क्योंकि हमें देख रहे हैं कि ड्रोन एक गेम चेंजर साबित हो रहा है, तो इसके लिए हम कितना तैयार हैं, और क्या ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक हिस्सा है सर? राजेश जी, ड्रोन की अहमियत मैं इस एग्जाम्पल से देना चाहूंगा। चीन मक्खी के साइज के ड्रोन बना रहा है, मक्खी के साइज के, इतने छोटे। और ये ड्रोन ऐसे हैं कि जब चीन इन्हें लड़ाई पे छोड़ेगा तो ये चीन के दुश्मन के जो सैनिक हैं, वो जो बंकर में होंगे, ये हजारों लाखों मक्खी के साइज के ड्रोन उन बंकरों के ऊपर आके होवर करेंगे, घूमते रहेंगे, भिन भिनाएंगे, और कभी ना कभी तो बंकर से सैनिक को बाहर आना पड़ेगा, चाहे वॉशरूम जाने के लिए, चाहे ताजी हवा के लिए। अनलिमिटेड समय तक तो कोई भी बंकर में नहीं रह सकता है। जैसे ही कोई सैनिक बंकर से बाहर आएगा, ये मक्खी साइज का जो ड्रोन होगा चीन का, ये उसके दिमाग के ऊपर हमला करेगा और वो सैनिक की मौत वहीं हो जाएगी। तो अब जो हम ड्रोन्स देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं जो चीन नई टेक्नोलॉजी के बना रहा है, जो युद्ध में ये रिलीज करेगा। तो जो ड्रोन का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और जो आपका मेन प्रश्न है कि अमेरिका हमें MQ-9 क्यों नहीं दे रहा है, देखिए, अमेरिका हर चीज अपने नजरिए से देखता है। अमेरिका ने जो गलती की 1972 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन चीन गए और चीन अमेरिका के कूटनीतिक रिश्ते बन गए, उसके बाद इतना अमेरिका ने चीन को व्यापार दिया कि आज चीन ही अमेरिका के लिए ताकतवर बन चुका है, मुश्किल बन चुका है। ये गलती अमेरिका दोबारा भारत के साथ नहीं करेगा। तभी अहम टेक्नोलॉजी, हालांकि हमें वादे किए जाते हैं, हमारी साथ संधियां होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन की टेक्नोलॉजी हमें कभी ट्रांसफर नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका दूसरा चीन नहीं चाहता है भारत के रूप में, जो उसे कल ताकत की तरह से उभर आए उसके सामने। लेकिन अमेरिका को यह भी समझना होगा कि अगर अमेरिका भारत की मदद नहीं करेगा, जिस तरह से चीन सैनिक और आर्थिक तरीके से ताकतवर हो रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए ये दिक्कत करेगा, जो कि पिछले कुछ सालों में, खासकर जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने हैं, हमें ये सारी चीजें अब सार्वजनिक रूप से साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। जी, बस एक और मेरा अहम सवाल है, दो सवाल जिसको मैं कहूं कि एक सी को लेकर मैं समझना चाहूंगा आपसे, और एक स्पेस को लेकर समझना चाहूंगा। तो सी का जिक्र मैं पहले कर लेता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक में या बे ऑफ बंगाल में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं, और जिस प्रकार से चीन जो है पाकिस्तान की नेवी को भी लगातार सपोर्ट कर रहा है, क्या हमें माने कि ये जंग अब LAC या LOC पर के साथ साथ हमारे समुद्री तट पर भी होगी, और इसके लिए हम कितने तैयार हैं? खासकर सबमरीन के मामले में हमें लगता है कि और ज्यादा काम करने की जरूरत है सर। राजेश जी, 1829 में सर वॉल्टर रेलिग ने बयान दिया था कि जो देश समुद्र पर राज करेगा वो दुनिया पर राज करेगा, और ये बयान आज 2024 में भी उतना ही सही है जितना 1829 में था। और चीन ने इस बयान को बहुत बेखूबी समझा है, तभी आज की तारीख में चीन की सबसे बड़ी नौसेना है, अमेरिकी नौसेना से भी बड़ी है। और जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, अब चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड्स में दिन रात 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत का काम चल रहा है, जो 2030 तक कंप्लीट होना है। दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना होते हुए भी इतने बड़े पैमाने में युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर बनना, ये कोई पार्टी या पिकनिक के लिए तो नहीं है, इसके सैनिक लक्ष्य हैं। और चीन को तो किसी देश से कोई डर है ही नहीं कि कोई देश चीन पे अटैक करेगा। आप चीन का नक्शा देख लीजिए, कोई देश उसके साथ, जो 14 देश हैं जिनका समुद्री जिनका लैंड बॉर्डर है, वो चीन पे हमला कर ही नहीं सकते हैं। अमेरिका तो हजारों किलोमीटर दूर है। चीन जो ये सैनिक तैयारी कर रहा है, खासकर से अपनी नेवी को डेवलप कर रहा है, ये सैनिक लक्ष्य के उद्देश्य से कर रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा, नौसेना का रोल अहम है, लेकिन ये नौसेना का रोल बाद में आएगा जब साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ने अपना कहर बरसा दिया होगा।
जो ये इजराइल हमस वॉर 9 महीने से ज्यादा चल रही है, रूस यूक्रेन वॉर 2.5 साल से ज्यादा चल रही है, इन दोनों युद्ध से चीन ने एक सबक और सीख ली है कि जब वो ताइवान के लिए 2027 में, स्पार्टले आइलैंड्स के लिए 2029 में पाकिस्तान के साथ भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा 2035 में, ये 3 युद्ध बहुत छोटे होंगे, बहुत तीव्र होंगे, वो शॉर्ट और स्विफ्ट वॉर्स होंगी। और चीन शॉर्ट और स्विफ्ट वॉर तभी जीत पाएगा जब वो साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेस में वो कहर बरसाएगा, ताकि जो उसके दुश्मन देश हैं उनमें टोटल डिसकंट्रोल हो जाए, टोटल क्योस हो जाए, और फिर वो थल सेना, वायुसेना, नौसेना का इस्तेमाल करेगा अपने सैनिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। उस वक्त उसकी नौसेना का बहुत काम आएगा, क्योंकि जब वो अरुणाचल प्रदेश के लिए हम पे जंग कर रहा होगा, तो ये नौसेना जो चीन की है, ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में आके हमारी नौसेना को ललकारेगी। तो हमारे जो पूरा फोकस होगा नौसेना का, वो इन एरियाज पे होगा, इनको डिफेंड करने के लिए। तो हाँ, बहुत जरूरी है नौसेना, लेकिन इसका जो भूमिका आएगी वो साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर के बाद आएगी। जी, बस एक आखिरी सवाल, स्पेस वॉर के लिए हम कितने तैयार हैं सर? क्योंकि स्पेस का जिक्र आपने बहुत किया, सैटेलाइट चाइना के पास हमसे ज्यादा हैं, और टेक्नोलॉजी में भी चाइना हमसे बहुत आगे है। स्पेस एक अहम पहलू है आने वाले वक्त में, तो इसके लिए इंडियन डिफेंस कितना तैयार है और कितना काम करने की जरूरत है? देखिए राजेश जी, जैसे मैंने पहले कहा, यही एक आंकड़ा कि चीन के पास 245 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं और हमारे पास सिर्फ 26 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। यही बता देता है कि कितना बड़ा गैप है चीन और भारत की स्पेस वॉरफेयर की तैयारी में। दूसरी चीज, चीन के पास अपना बेडाउ नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि उसको अमेरिका के जीपीएस सिस्टम पे कोई निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वो अपने नेविगेशन सिस्टम को यूज करेगा और कर रहा है आजकल। हम अमेरिका के जीपीएस को यूज कर रहे हैं। हालांकि हमारा नेविक डेवलप हो रहा है, लेकिन वो अब डेवलपमेंट स्टेज में है। हमें यह भरोसा नहीं है कि कल अगर हम पे युद्ध होगा, अमेरिका क्या वो जीपीएस का बटन ऑफ कर देगा हमारे लिए या नहीं, हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने कई बार कहा हमें सैटेलाइट लिंक नहीं मिल रहा है, फिर एलॉन मस्क ने कहा कि मैं आपको स्टार लिंक दूंगा। ये चीजें काफी मीडिया में आई। तो जब तक किसी देश का अपना नेविगेशन सिस्टम नहीं है, ये जो फासला है ये बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर हमने अपनी सेना को और सार्थक करना है और सक्षम करना है, हमें डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। डिफेंस एंड रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन शुक्रिया कर्नल जे.एस. सोढी सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातों को रखा सर। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू, शुक्रिया समय देने के लिए सर, थैंक यू। जय हिंद।